हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास को डिटेल में कवर कर रहे हैं। परीक्षा धाम की बुक से पढ़ा रहा हूं मैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। ये मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्राचीन इतिहास में सारा कंप्लीट करा दिया हूं। 5 लेक्चर है, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आप सारा लेक्चर और देख सकते हैं और अपनी तैयारी डिटेल में जारी रख सकते हैं। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन इतिहास कैसा रहा है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता लूं, दिल्ली सल्तनत और मध्य प्रदेश कालीन यानी दिल्ली सल्तनत मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने पढ़ा चुके हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आप देखना बिल्कुल ना भूलें। कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से पढ़ाएं। आज हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल 1400 से 1561 तक के रहा है। 1400 से 1561 तक के सल्तनत काल रहा है ना। मध्य प्रदेश स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे। देखिए, एक तरफ हम पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि से के बाद हम इसमें जो वंशज ने जो प्रमुख वंश शासन किए, गौरी वंश, खिलजी वंश और अन्य शासक, इनके बारे में देखेंगे दोस्तों, एक एक करके, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही करके मैं पूरा आधुनिक मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियस लेक्चर आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं क्या हुआ था दोस्तों। तो देखो, दिलावर खां आता है यहाँ पे, है ना। तो तुगलक शासकों ने दिलावर खां गोरी को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया था और तुगलक वंश के पतन के बाद 1392 में मालवा सल्तनत की शुरुआत होती है। 1392 में मालवा सल्तनत की शुरुआत होती है। तो तुगलक वंश के टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों? तुगलक वंश के टाइम पे तुगलक वंश पढ़े अपन ने। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक ने हुसैन को दिलावर खां की उपाधि दी थी, है ना। दिलावर खां की उपाधि किसने दी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पे बैठता है तुगलक वंश के, नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद, तो 1390 में क्या होता है? 1390 में सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान तुगलक वंश का नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दिलावर खां गोरी को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। दिलावर खां गोरी को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था दोस्तों। तो मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दिलावर खां गोरी को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। अब दिलावर खां गोरी ने 1401 में, दिलावर खां गोरी ने क्या किया? 1401 में दिलावर खां गोरी ने 1401 में मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। दिलावर खां गोरी ने अपनी राजधानी मांडू यानी धार को बनाया था। दिलावर खां गोरी ने अपना राजधानी मांडू धार को बनाया था। तो क्या समझ में आया यहाँ पे? तो तुगलक शासकों ने, तुगलक वंश का एक शासक रहा है नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दिलावर खां गोरी को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। और तुगलक वंश के पतन के पश्चात 1392 में मालवा सल्तनत की शुरुआत होती है। और मालवा सल्तनत में गौरी वंश आता है दोस्तों। गौरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर खिलजी के बारे में, फिर इन अन्य वंश के। तो ये समझ में आया कैसे करके हुआ यहाँ पे, ये थोड़ी पृष्ठभूमि समझ में आई। तो देखो, मालवा का गौरी वंश डिस्कस करते हैं। मालवा का गौरी वंश, तो मालवा के गौरी वंश में आता है दिलावर खां का ही नाम हुसैन था दोस्तों, है ना। दिलावर खां का असली नाम हुसैन था और फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिलावर खां की उपाधि दी थी। फिरोज शाह तुगलक के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पे बैठा तुगलक वंश का, और उसके पतन के बाद, फिर वो तुगलक वंश का अंतिम शासक, उसके पतन के बाद दिलावर खां गौरी ने मालवा में सल्तनत काल की स्थापना दिलावर खां ने की थी। तो देखो, पहला फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक दिलावर खां गौरी था दोस्तों। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक कौन था? दिलावर खां गौरी था। मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक दिलावर खां गौरी था। इसने धार को अपनी राजधानी बनाया था। पूछा जा सकता है, दिलावर खां गौरी ने किसको राजधानी बनाया था? धार को अपनी राजधानी बनाया था। फिर 1405 में धार में लाट मस्जिद का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, काफी चर्चा में रहती है मस्जिद। लाट मस्जिद कहाँ पे? तो लाट मस्जिद है धार में, जिसका निर्माण दिलावर खां गौरी ने करवाया था। दिलावर खां गौरी ने लाट मस्जिद
है ना। 1405 में लाट मस्जिद कहाँ है, धार में। इसका निर्माण दिलावर खां लोधी ने गौरी ने करवाया था। दिलावर खां गौरी को तुगलक शासकों ने मालवा का सूबेदार यानी राज्यपाल नियुक्त किया था। मैंने बताया था ना अभी, नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दिलावर खां गौरी को तुगलक शासकों ने, यानी तुगलक शासक में कौन सा शासक, नासिरुद्दीन मोहम्मद ने मालवा का सूबेदार यानी राज्यपाल नियुक्त किया था। इसका वास्तविक नाम, किसका, दिलावर खां का वास्तविक नाम हुसैन था दोस्तों, हुसैन था। मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिलावर खां की उपाधि दी थी, है ना। इसने अपने माता की ओर से दामिस्क, इसने अपनी माता की ओर से दामिस्क जिसे दमास्कस भी बोलते हैं, ये दमास्कस वर्तमान में सीरिया की राजधानी है दोस्तों। तो सीरिया के वंशज रहा है ये, सीरिया, तो उसकी माता सीरिया की थी। तो दमास्कस के सुल्तान रहा है जिसका नाम है सुल्तान सियाबुद्दीन गौरी का वंशज था। तो कौन था ये, दिलावर खां कौन था, तो इसकी माता की ओर से ये दमिश्कस या दमास्कस जो सीरिया की राजधानी है वहां के सुल्तान सियाबुद्दीन गौरी का वंशज था दोस्तों, कौन, दिलावर खां। तो अपने को इतना ही याद रखना, बस ज्यादा इससे डिटेल में नहीं, इतना ही पूछा जाता है। अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं अपन। यह अपने माता की ओर से दमिश्कस या दमास्कस जो सीरिया की राजधानी है उसके सुल्तान, माता की ओर से था सुल्तान सियाबुद्दीन गौरी का वंशज था। तो दिलावर खां से इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। मालवा सल्तनत का संस्थापक दिलावर खां गौरी था और धार को अपनी राजधानी बनाया था। धार में लाट मस्जिद का निर्माण इसी ने कराया था। तुगलक शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने इसको राज्यपाल नियुक्त किया था। अब देखो क्या होता है, दिलावर खां के बाद दिलावर खां का पुत्र आता है, दिलावर खां गौरी का पुत्र हुआ, है ना। दिलावर खां गौरी का पुत्र था होशंग शाह गौरी। होशंग शाह गौरी इंपॉर्टेंट शासक है, इसका वास्तविक नाम अल्प खां था। तो देखो आयोग जो है एमपीपीएससी और पीईबी की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो होशंग शाह का वास्तविक नाम अल्प खां था। क्या नाम था इसका, अल्प खां। तो होशंग शाह का वास्तविक नाम अल्प खां था। इसने मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। देखो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखो शुरुआत किसने किया, दिलावर खां गौरी ने शुरुआत किया, लेकिन हो सकता है उसके बाद होशंग शाह ने इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उसने पूरा तरीके से पूरा सल्तनत को शुरुआत किया होगा, है ना। खुद का नाम चलाया होगा, है ना। तो खुद के नाम का कुतबा पढ़वाया होगा, जो भी पढ़वाया या लिखवाया उसके तहत इसको माना जाता है कि इसको मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, होशंग शाह गौरी को याद रखना है। होशंग शाह ने अपनी राजधानी मांडू को बनाया था दोस्तों, ये याद रखना है। होशंग शाह की राजधानी क्या थी, मांडू को बनाया था। होशंग शाह ने अपनी राजधानी मांडू को बनाया था। दिलावर खां ने धार को बनाया था। धार मांडू में ही आता है, लेकिन मांडू को अपनी स्पेशल राजधानी किसने बनाया, होशंग शाह ने। इसे मांडू का नाम परिवर्तन करके, इसने ही मांडू का नाम परिवर्तन करके सादियाबाद कर दिया था दोस्तों। सादियाबाद जिसे खुशियों का शहर भी कहा जाता है। खुशियों का शहर पूछा जाएगा, खुशियों का शहर किसे कहा जाता है, मांडू को कहा जाता है खुशियों का शहर, या ऐसा पूछा जा सकता है सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो मांडू को ही कहा जाता है। मांडू का नाम होशंग शाह गौरी ने सादियाबाद रखा था। क्वेश्चन आ सकता है कि मांडू का नाम क्या था, सादियाबाद, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे इसी ने ही नर्मदापुरम का नाम परिवर्तन करके होशंगाबाद रख दिया था दोस्तों। जो अपना होशंगाबाद जिला है, संभाग है ना, होशंगाबाद जिला है अभी, और होशंगाबाद संभाग का फिर से नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम का पहले नाम नर्मदापुरम ही था, है ना। तो होशंग शाह के टाइम पे होशंग शाह ने नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया था। अब फिर वर्तमान सरकार ने अपनी होशंगाबाद शहर का यानी संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। तो होशंगाबाद संभाग का नाम बदला गया है दोस्तों, याद रखना है। होशंगाबाद का नाम नहीं बदला गया है, होशंगाबाद तो होशंगाबाद जिला ही है कि नहीं। तो होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर, क्वेश्चन आ सकता है नर्मदापुरम क्या है, संभाग, है ना। अगला है, इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों मांडू में जामा मस्जिद है, मांडू में एक जामा मस्जिद है। तो मांडू में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसकी नींव महमूद वन द्वारा रखी गई थी। इसकी नींव जो है महमूद वन द्वारा रखी गई थी। फिर उसके बाद इसने पूरा करवाया जामा मस्जिद। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, मांडू में जामा मस्जिद का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। इसने राजा भोज के द्वारा निर्मित विशाल बांध, साइक्लोपियन बांध, जो राजा भोज ने बेतवा नदी के किनारे रायसेन में बेतवा नदी में साइक्लोपियन बांध बनवाया था, उसको नष्ट भी कर दिया था दोस्तों। उसको जाके तोड़ फोड़ करके उसको नष्ट वष्ट कर दिया था, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है, राजा भोज के द्वारा जो साइक्लोपियन बांध बनवाया था उसको किसने नष्ट किया था, तो होशंग शाह ने नष्ट किया था, याद रखना है। मांडू में
मांडू में असरफी महल है दोस्तों। असरफी महल कहाँ है, क्वेश्चन आता है तो ये मांडू में। तो मांडू में असरफी महल की नींव का प्रथम स्तर का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था दोस्तों। नींव, जो नीचे की नींव होती है, जो फाउंडेशन, और जो उसकी प्रथम स्तर होती है, पहली मंजिल, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो होशंग शाह ने करवाया था। और बाद में इसका निर्माण इसके आगे का निर्माण इसको पूरा करवाया था किसने, महमूद खिलजी वन ने। महमूद खिलजी फर्स्ट ने इसको पूर्ण करवाया, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। और बाद में यहाँ पे महमूद खिलजी प्रथम की कब्र भी यहीं पे है दोस्तों। महमूद खिलजी की कब्र भी यहीं पे है। तो क्वेश्चन आता है महमूद खिलजी की कब्र कहाँ पे, तो मांडू में है, याद रखना है। तो असरफी महल की प्रथम स्तर का निर्माण किसने करवाया था, प्रथम नींव का निर्माण होशंग शाह ने, और पूरा करवाया किसने, महमूद खिलजी वन ने। उसकी कब्र भी वहीं पे है ना। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है दोस्तों। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे, मांडू में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। होशंग शाह गौरी का मकबरा कहाँ पर है, तो मांडू में है। और होशंग शाह का मकबरा को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। होशंग शाह का मकबरा को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। इधर साइड देख सकते हैं आप, ये इधर साइड इमेज दी हुई है, ऐसा है होशंग शाह का मकबरा। अपन मांडू तो गए नहीं है, तो यहीं देख लो कम से कम, है क्या नहीं। होशंग शाह का मकबरा मांडू में, इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, होशंग शाह गौरी गद्दी पे बैठता है। होशंग शाह के बाद होशंग शाह गौरी गद्दी पे बैठता है। और होशंग शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गौरी अल्प समय के लिए, थोड़े समय पर गद्दी में बैठता है। अल्प समय यानी कुछ टाइम के लिए गद्दी पर बैठा और शासन चलाया। नाम क्या था इसका, मोहम्मद शाह गौरी। मोहम्मद शाह गौरी अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम गजनी खां था दोस्तों। किसका, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद शाह गौरी का गजनी खां था। इसने, यह मालवा के गौरी वंश का अंतिम शासक था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मालवा में यानी मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक कौन था, मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यही था, है कि नहीं। क्या नाम है इसका, मोहम्मद शाह गौरी अंतिम शासक था। इतना याद रखना है अपने को, है ना। मालवा का गौरी वंश से दिलावर खां गौरी, ये गद्दी पे बैठा, उसका लड़का होता है, उसका पुत्र है होशंग शाह गौरी। उसने क्या क्या काम करवाया उसको याद रखना है। होशंग शाह गौरी की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह गौरी गद्दी पे बैठा, जिसका वास्तविक नाम गजनी खां था। और ये मालवा का गौरी वंश का अंतिम शासक था। तो ये समझ में आ गया यहाँ पे क्या चर्चा में रहा है, क्या आप जानते हैं। तो असरफी महल जो है, इसकी नींव कहाँ पे, इसकी नींव का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। इसको पूरा करवाया था मोहम्मद खिलजी वन ने। इसकी कब्र मोहम्मद खिलजी वन की वहीं पे है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, असरफी महल कहाँ पे, मांडू में है, याद रखना है। एक एग्जाम हेल्पफुल एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छिंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है अभी पिछले बार की पीएससी में, है ना। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है छिंट, क्या है, सूती कपड़ा था ये दोस्तों। तो मालवा में रंगीन और विभिन्न डिजाइन में छपे हुए सूती कपड़ा बहुत प्रसिद्ध थे उस टाइम पे, जिन्हें छिंट कहा जाता था, जिसे छिंट कहा जाता था, याद रखना है ना। छिंट सूती कपड़ों में विदेश में भी बहुत महंगी बिकती थी। छिंट सूती कपड़े विदेश में भी बहुत महंगी बिकती थी। और मध्य प्रदेश का मध्यकालीन शहर सिरोज छीट सूती कपड़ा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो ये सिरोज तहसील जो विदिशा में है ना, ये मध्यकालीन शहर रहा है सिरोज, मध्यकालीन सिरोज अभी भी है। तो यहाँ पे छीट सूती कपड़ा विश्व प्रसिद्ध है। डायरेक्ट आ सकता है छिंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं CHIN, छिंट जा आता है ना। इसको इंग्लिश में कैसा लिखते हैं, SH छिंट। तो क्या है ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले साल की पीएससी में आया था यहाँ से, है क्या नहीं। तो क्या है, छिंट मूल्यतः भारत में निर्मित सूती वस्त्र थे। ये भारत में निर्मित सूती वस्त्र थे, है ना, जो हजारों वर्ष पहले से भारत में बनाए जा रहे हैं, हजारों वर्ष पहले से बनाए जा रहे हैं दोस्तों। सदियों तक भारत की छिंट दुनिया भर में प्रसिद्ध रही है। लोक सांस्कृतिक व लोक जीवन का पर्याय रहा है ये अपने मध्य प्रदेश का, है ना। तो बस इतना ही याद रखना है। फूल फल्लेदार प्रिंट वाला कपड़ा होता है, यह चमकीला या फूल पत्तेदार प्रिंट वाला कपड़ा होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है छिंट सूती कपड़ा, क्या है छिंट करके पूछा जा सकता है। सूती कपड़ा है। तो मालवा में रंगीन और विभिन्न डिजाइन में छपे हुए सूती कपड़े प्रसिद्ध थे, जिसे छिंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, तो अपने को सब याद रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन मालवा का खिलजी वंश की। मालवा में खिलजी वंश आता है। मालवा का गौरी वंश पढ़े अपन ने, अब मालवा का खिलजी वंश देखो। मालवा के खिलजी वंश से क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो दोस्तों, मालवा का खिलजी वंश,
तो मालवा का खिलजी वंश में महमूद खिलजी वन नाम आता है इसका, महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी मोहम्मद शाह गौरी की हत्या कर गद्दी में बैठा था। किसकी हत्या कर? मोहम्मद शाह गौरी की हत्या कर गद्दी में बैठा था। और देखो अपन ने यहाँ पढ़े थे, मोहम्मद शाह गौरी अंतिम शासक था, है ना, मालवा गौरी वंश का अंतिम शासक था। तो इसकी हत्या करके ये बैठता है गद्दी में मोहम्मद खिलजी वन, मोहम्मद खिलजी प्रथम, जो मोहम्मद शाह गौरी की हत्या कर गद्दी पे आसीन होता है, गद्दी पर बैठता है ना। तो मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, क्वेश्चन आ सकता है ना, मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक यही था, महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम ये मालवा खिलजी वंश का संस्थापक था मालवा में। ये खिलजी वंश अलग है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो खिलजी वंश था वो अलग है, कंफ्यूज नहीं करना है, वो अलग खिलजी वंश है, ये अलग खिलजी वंश है। तो मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक यही था, महमूद खिलजी प्रथम, है ना। उसके बाद देखो इसने होशंग शाह का मकबरा मांडू में निर्मित करवाया था दोस्तों। तो होशंग शाह का मकबरा इसी ने बनवाया था। देखो होशंग शाह की मृत्यु उधर तो हो गई थी, लेकिन होशंग शाह का मकबरा किसने बनवाया था? तो होशंग शाह का मकबरा मांडू में निर्मित इसी ने करवाया था। क्वेश्चन आ सकता है, होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? अपन ने पढ़ चुके हैं। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे? तो अपन पढ़ चुके हैं। होशंग शाह का मकबरा को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। और होशंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने? महमूद खिलजी प्रथम ने करवाया था, इतना याद रखना है। उसके बाद देखो क्या होता है, महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से युद्ध कर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। ये राणा कुंभा से युद्ध कर विजय प्राप्त करी थी। राणा कुंभा कौन था? तो समझ में आ गया दोस्तों, महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। वह मांडू के नजदीक एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, लेकिन यह विजय स्तंभ किसी कारणवश ध्वस्त हो गया था। तो राणा कुंभा कौन था अपने को पता होना सबसे पहले। तो मेवाड़ साम्राज्य का महाराणा था ये, मेवाड़ शासक रहा है ना उधर साइड गुजरात तरफ। तो मेवाड़ साम्राज्य का एक महाराणा था, राजा था, महाराणा था। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध। कहाँ हुआ था? सारंगपुर। सारंगपुर जो राजगढ़ के पास जो जगह है, सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1440 में। 1440 में सारंगपुर का युद्ध महमूद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी किसको? महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। और उसके विजय प्राप्त होने के बाद मांडू के नजदीक एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, कि हमने जीते करके एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महमूद खिलजी ने। लेकिन यह विजय स्तंभ कुछ कारणवश ध्वस्त हो गया। इतना अपने को जानकारी के लिए पता होना बस। महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1440 में, जिसमें महमूद खिलजी जीता था। राणा कुंभा मेवाड़ का शासक था, याद रखना है। उसके बाद देखिए इसमें असरफी महल का निर्माण करवाया था, पूर्ण करवाया था। असरफी महल का निर्माण पूर्ण करवाया था, पूरा करवाया था। असरफी महल की प्रथम नींव का निर्माण किसने करवाया था? होशंग शाह ने। और इसने पूरा करवाया था दोस्तों जो तत्कालीन मदरसा, इधर साइड देख सकते हैं आप, असरफी महल ऐसा दिखता है क्या नहीं? ये असरफी महल समझ में आ गया। असरफी महल क्वेश्चन आ सकता है। असरफी महल कहाँ पे? तो मांडू में होशंग शाह ने बनवाया था। पूर्ण किसने कराया था? इसने ही, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने। अब मोहम्मद खिलजी प्रथम के बाद जो है दोस्तों मालवा में खिलजी वंश में दूसरा बैठता है गयासुद्दीन खिलजी। तो गयासुद्दीन खिलजी इसका नाम आता है दोस्तों। मालवा का खिलजी वंश में गयासुद्दीन खिलजी गयासुद्दीन खिलजी। इसके समय जहाज महल की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो जहाज महल की स्थापना हुई थी, है ना, जहाज महल की स्थापना हुई थी। तो समझ में आ गया, गयासुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है और इसी के समय जहाज महल की स्थापना हुई थी दोस्तों। जहाज महल कहाँ पर है? जहाज महल मांडू का एक खूबसूरत महल है। जहाज महल मांडू का एक खूबसूरत महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, है ना। मालवा का खिलजी वंश का एक शासक गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, देखो इधर साइड ये जहाज महल का इमेज दिया हुआ है। जहाज महल ऐसा लिखा हुआ है ना, शिप प्लेस बोलते हैं जिसको, इसको देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन आ सकता है है ना, याद रखना। इसके समय जहाज महल की स्थापना हुई थी मांडू में। जहाज महल के अलावा देखो इसने मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल इसी ने नियुक्त किया था दोस्तों। मेदिनी राय ने चंदेरी का राज्यपाल, अभी मेदिनी राय का युद्ध पढ़ेंगे अपन आगे। तो
मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल इसी ने नियुक्त किया था, गयासुद्दीन खिलजी ने। इसको याद रखना है इसका नाम। मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल इसी ने नियुक्त किया था, गयासुद्दीन खिलजी ने। इतना याद रखना है। इसने ही गयासुद्दीन खिलजी ने ही हिंडोला महल और चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? मांडू में। मांडू में है दोनों। तो हिंडोला महल डायरेक्ट आता है, हिंडोला महल और चंपा की बावड़ी का निर्माण मांडू में इसने ही करवाया था, गयासुद्दीन खिलजी ने। इसका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है कि नहीं? तो हिंडोला महल और चंपा की बावड़ी कहाँ पर है? मांडू में। इसका निर्माण किसने? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मालवा में मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था इसने दोस्तों। जो मादक वस्तुएं होती है, नींद आने वाली वस्तुएं, मादक का मतलब जिससे नींद आती है, और मादक वस्तुएं जैसे नशीली वस्तुओं का निर्माण इसने ही बंद करवाया था। जो शराब वराब है, शराब, गांजा है ना, अफीम, ये मादक वस्तुएं जो हैं उस वस्तुओं पर भी प्रतिबंध इसने ही लगवाया था, गयासुद्दीन खिलजी ने। तो इसका नाम याद रखना है। किस किस का निर्माण याद रखा। उसके बाद नासिर शाह गद्दी पर बैठता है दोस्तों। तो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद नासिर शाह मालवा की गद्दी पर बैठा। मालवा की गद्दी पर कौन बैठता है? नासिर शाह गद्दी पर बैठा। नासिर शाह गद्दी पर बैठा। इसने उज्जैन में कालियादेह पैलेस का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये कालियादेह पैलेस अपन पढ़ते हैं ना, कहाँ पे है? उज्जैन में है। कालियादेह पैलेस कहाँ पे? उज्जैन में। इसका निर्माण किसने करवाया था? नासिर शाह ने। नासिर शाह ने करवाया था। इसको याद रखना है। कालियादेह पैलेस कहाँ पर है? उज्जैन में। इसका निर्माण नासिर शाह ने करवाया था। और इसने अल्प समय के लिए शासन किया और इसकी मृत्यु उज्जैन के निकट हो गई थी दोस्तों। इसने कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए शासन किया और इसकी मृत्यु उज्जैन में हो गई थी। इसको याद रखने की बनती है अपने को। इसके बाद गद्दी पे महमूद शाह गद्दी पे बैठता है दोस्तों। इसने मोहम्मद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है। इसको महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है दोस्तों। महमूद खिलजी द्वितीय इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे महमूद खिलजी प्रथम तो ये था, इसीलिए अब सेम नाम हो जाते तो कंफ्यूजन होता। तो इतिहासकारों ने इसका नाम दे दिया, इसको महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है। तो याद रखना है। तो महमूद शाह गद्दी पर बैठता है, इसको महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है। इसी के समय गुजरात का शासक बहादुर शाह, इसी के टाइम पे क्या होता है? गुजरात का शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया था। तो इसी के समय गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया था। इतना याद रखना है अपने को। किसके टाइम पे? तो महमूद शाह के टाइम पे। समझ में आ गया? इसे ही महमूद खिलजी द्वितीय कहा जाता है। बन गया याद? समझ में आ गया? ऐसा हुआ दोस्तों। तो ये अपने को समझ में आने का है कि मालवा का खिलजी वंश कौन सा बैठा है। तो महमूद खिलजी प्रथम रहा, उसके बाद गयासुद्दीन खिलजी रहा, नासिर शाह और महमूद शाह गद्दी पर बैठा। इनको ये याद रखना है। इसके बाद क्या होता है? मालवा में स्वतंत्र गुजरात शासक जो रहे हैं उनके बारे में देखना अपने को जरूरी है। तो मालवा में स्वतंत्र गुजरात शासक कौन कौन थे, इसके बारे में देखो। तो समझ में आ गया। मालवा में स्वतंत्र गुजरात के शासक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें नाम आता है दोस्तों बहादुर शाह का। बहादुर शाह, तो देखो 1531 में बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर कुतवा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया दोस्तों। तो गुजराती शासक बहादुर शाह, तो देखो क्या होता है। 1531 में बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर कुतवा पढ़वाया। कुतवा पढ़वाना क्या होता है दोस्तों? ये कुतवा पढ़वाया शब्द आया। कुतवा क्या होता है? कुतवा कैसे पढ़वा दिया होगा इसने? तो कुतवा या कुतुब एक नमाज के टाइम पे, शुक्रवार को नमाज के टाइम पे पढ़ाने वाला वो है। तो बताता हूं मैं आपको क्या होता है। तो कुतबा शुक्रवार की नमाज पर अर्थात ईद उल फित्र के बड़े त्योहारों पर एकत्रित हुए प्रार्थना सभा में मुल्ला द्वारा दिए जाने वाला भाषण, उसी को कहते हैं। जो मुल्ला के द्वारा दिए जाने वाला भाषण, तो इसने कुतवा पढ़वा दिया था। और वहां पे प्रार्थना सभा में मुल्ला के द्वारा दिए जाने वाले भाषण में यह ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह ने मांडू को अपने नाम पे, यानी यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ का शासक मैं हूँ, ये ऐसा कुतबा पढ़वाया था। उसको बोलते हैं दोस्तों कुतबा पढ़वाना, है ना। तो कुतबा शुक्रवार की नमाज पर ईद उल फित्र के बड़े त्योहारों पर एकत्रित हुए प्रार्थना में मुल्ला द्वारा दिए जाने वाला भाषण,
उसमें ये कहा गया था, बहादुर शाह ने बतवाया था, बुलवाया था, है ना, कि यहाँ का शासक मैं हूँ। तो समझ में आ गया। 1531 में बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर कुतवा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर का युद्ध होता है। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच, हुमायूं के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे अभी मुगल काल में। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर का युद्ध होता है दोस्तों, मंदसौर का युद्ध होता है। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच 1535 में मंदसौर का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर देता है। हुमायूं बहादुर शाह को पराजित कर दिया। हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया दोस्तों। तो हुमायूं का शासन आ गया अब यहाँ पे, है ना। तो हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया। क्वेश्चन आ सकता है, हुमायूं का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, नहीं सॉरी, मंदसौर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच 1535 में हुआ था, याद रखना है, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। अब हुमायूं की जीत होती है दोस्तों तो कादिर शाह आता है। तो 1537 यानी कि 1537 में हुमायूं ने, देखो किसने, हुमायूं ने कादिर शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। आया क्या समझ में? क्या होता है, 1537 में हुमायूं ने कादिर शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। और कादिर शाह का वास्तविक नाम क्या था? कादिर शाह का वास्तविक नाम मल्लू खां था। क्वेश्चन आ सकता है, कादिर शाह का वास्तविक नाम क्या था? मल्लू खां था। अब कादिर शाह को बैठाल दिया इसने इधर साइड, है ना, सूबेदार, राज्यपाल नियुक्त किया, सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तो क्या हुआ समझ में आ गया ये, यहाँ पे हुमायूं जीता था। हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया और कादिर शाह गद्दी पे बैठा, और कादिर शाह को गद्दी पे नहीं बैठा, कादिर शाह को सूबेदार बनाया था, है ना, इसलिए वहां कादिर शाह का नाम दिया है। तो 1537 में हुमायूं ने कादिर शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और कादिर शाह का वास्तविक नाम मल्लू खां था। अब उसके बाद दोस्तों शेर शाह सूरी का आक्रमण होता है ना। तो उसके बाद शेर शाह सूरी का आक्रमण होता है। तो 1543 में शेर शाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसमें कादिर शाह डरकर भाग गया था। कादिर शाह डरकर गुजरात भाग गया। बताओ, कादिर शाह डर के शेर शाह सूरी का आक्रमण होता है। सूरी वंश का एक शासक शेर शाह सूरी, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो शेर शाह सूरी का आक्रमण होता है और कादिर शाह डरकर गुजरात भाग गया। तो शेर शाह सूरी ने सुजात खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब जब डरकर भाग गया तो इधर का रोल हो गया उसका खत्म मालवा में। तो शेर शाह सूरी ने सुजात खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। तो मालवा का सूबेदार सुजात खां को किसने नियुक्त किया था? शेर शाह सूरी ने सुजात खां को नियुक्त किया। इसलिए यहाँ पे कादिर शाह को किसने? हुमायूं ने, और हुमायूं के बाद सुजात खां, है ना, क्योंकि हुमायूं का सूबेदार था कादिर शाह। अब हुमायूं के साथ तो कई बार युद्ध इसने लड़ाई है, शेर शाह सूरी ने 2 युद्ध में हराया है, अपन आगे पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना। तो इसको ये भाग गया, कादिर शाह डरकर भाग गया। तो शेर शाह सूरी ने सुजात खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया दोस्तों। अब जब मालवा का सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया इसने? सुजात खां को। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखो अपन ने पढ़े 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया था। और हुमायूं तो पराजित कर दिया था। तो हुमायूं की ये जीत ज्यादा दिन तक नहीं रही। शेर शाह सूरी आया और उसने अपना वहां पे सुजात खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। लेकिन जब मालवा का सूबेदार नियुक्त करा दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों बाज बहादुर। उसके बाद आया बाज बहादुर। अब उधर साइड क्या होती है, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, शेर शाह सूरी मर जाता है। तो अब बाज बहादुर ने, है ना, तो गुजरात और मालवा पर फिर से कब्जा कर लिया। किसने? तो बाज बहादुर ने। तो शीघ्र ही बाज बहादुर ने पुर्तगालियों की सहायता से, शीघ्र ही ऐसा जब हुआ सुजात खां को वो मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। तो जब शेर शाह सूरी की उधर साइड मृत्यु हो गई तो बाज बहादुर ने पुर्तगालियों की सहायता से पुनः गुजरात और मालवा पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। और यहां से फिर से आ गया कौन सा? गुजरात के शासक। मालवा में स्वतंत्र गुजरात के शासक फिर से आ गए बाज बहादुर।
बाज बहादुर ने कब से कब तक शासन किया है? तो 1556 से लेके 1561 तक के दोस्तों, 1556 से लेके 1561 तक के बाज बहादुर ने शासन किया है, बाज बहादुर ने शासन किया है। तो शुजात खां की मृत्यु के बाद, शुजात खां की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र बाज बहादुर मालवा सल्तनत की गद्दी पर बैठा, मालवा सल्तनत की गद्दी पर बैठता है दोस्तों। तो यहां क्या समझ में आया अपने को कि शेर शाह सूरी ने शुजात खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। शेर शाह सूरी ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। अब शुजात खां की मृत्यु के बाद, शुजात खां का चल रहा था रोल काल, तो शुजात खां की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र बाज बहादुर मालवा की सल्तनत की गद्दी पर फिर से बैठता है, मालवा सल्तनत की गद्दी पर फिर से बैठता है ना। इसका वास्तविक नाम क्या था, क्वेश्चन आ सकता है। बाज बहादुर का वास्तविक नाम था बायजीत खां, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले ही बता रहा हूं, है कि नहीं। तो इसका वास्तविक नाम बायजीत खां था। किसका? बाज बहादुर का वास्तविक नाम बायजीत खां था, बायजीत खां था, याद रखना है। इसने गढ़ राज्य की गोंड रानी रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था दोस्तों। जो रानी दुर्गावती थी गढ़ मंडला की शासिका, इसने गढ़ मंडला राज्य की गोंड शासिका रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती से बुरी तरह पराजित हुआ था। ये रानी दुर्गावती से बुरी तरह पराजित हुआ था बाज बहादुर। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखो, बाज बहादुर एक संगीतकार भी था। बाज बहादुर एक नंबर संगीत प्रेमी संगीतकार था, अपना संगीत गाता था, संगीत में रहता था, संगीतकार था, एक नंबर इसको मजा आ जाता, संगीत प्रेमी था ये, है ना। इसने मालवा राग की शुरुआत की, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। इसने किसने? मालवा राग ने राग मालवी की शुरुआत की, राग मालवी की शुरुआत की, राग गुजरी की आदि रागों का आविष्कार किया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राग मालवी और राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार किसने किया था? तो बाज बहादुर ने किया था, है ना। तो समझ में आ गया दोस्तों। रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती से बुरी तरह पराजित हुआ था ये बाज बहादुर। रानी दुर्गावती से बुरी तरह से पराजित हुआ था। बाज बहादुर एक संगीतकार था और राग मालवी और राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार भी इसने किया था दोस्तों, संगीत प्रेमी था। रानी रूपमती के लिए इसने रेवा कुंड और रूपमती महल का निर्माण करवाया था। रेवा कुंड कहां पर है? धार में है, और रूपमती महल भी धार में है, याद रखना है। ये दो महल का निर्माण इसने करवाया था रानी रूपमती, है ना। रानी रूपमती की कहानी, रानी रूपमती और बाज बहादुर दोस्तों, है ना। रानी रूपमती और बाज बहादुर की इनकी प्रेम कहानी का प्रतीक है, प्रेम कहानी थी इनकी जबरदस्त, है ना। तो समझ में आ गया। बाज बहादुर मालवा का सुल्तान था और रानी रूपमती इसकी रानी थी। तो इन दोनों की प्रेम कहानी काफी प्रचलित है कि नहीं। तो रानी रूपमती ने रानी रूपमती के लिए रेवा कुंड और रूपमती महल का निर्माण भी करवाया था। अकबर के सेनापति आगम खां व बाज बहादुर के मध्य 1561 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों। सारंगपुर का युद्ध हुआ था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध 1561 में बाज बहादुर और अकबर के बीच हुआ था। लेकिन अकबर खुद तो लड़ने नहीं आया था, अकबर ने अपने सेनापति आगम खां को भेजा था। अकबर ने अपने सेनापति किसको भेजा था? आगम खां को भेजा, वहां पे जा बोले तू लड़, है ना, मैं यहां देखता हूं बैठ के। तो आगम खां को भेजा, इतना अपने को याद रखना है, अकबर ने आगम खां को भेजा। तो यहां से अपने को क्या याद रखने की बनती है कि संग्रामपुर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर और बाज बहादुर के बीच, और बाज बहादुर और अकबर के बीच, और अकबर तो खुद नहीं आया था लड़ने, तो किसके बीच हुआ था? आगम खां के बीच हुआ था। तो आगम खां सेनापति था अकबर का, इन दोनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाज बहादुर भाग गया दोस्तों। इस युद्ध में बाज बहादुर हार गया, भाग गया बोल दिया। इस युद्ध में बाज बहादुर हार गया दोस्तों। और इसके परिणाम स्वरूप रानी रूपमती ने जोहर कर लिया दोस्तों, जोहर खाकर आत्महत्या कर ली। जोहर नहीं, जहर खाकर, मैं जोहर सोच रहा हूं, जोहर होता था वाला जोहर नहीं है, जहर खाकर आत्महत्या कर ली दोस्तों। तो ऐसा हुआ, इनकी प्रेम कहानी यहीं पे खत्म हो गई, है ना। तो ऐसा होता है। तो समझ में आ गया, इस युद्ध में बाज बहादुर
हार कर भाग गया और परिणाम स्वरूप रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या, इसके बाद रानी रूपमती की कब्र जाकर बाज बहादुर ने अपने प्राण त्याग दिए, है ना। तो इसके बाद जब बाज बहादुर वापस आता है और पत्नी की कब्र पर सिर पीट पीट कर रोता है और अपनी जान त्याग देता है ना। ऐसा इतिहास में लिखा है ना। तो बाज बहादुर ने रानी रूपमती की कब्र पर जाकर बाज बहादुर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ के सारंगपुर में है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रानी रूपमती महलधार में रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले के संग्रामपुर बोल रहा हूं मैं, सारंगपुर है ना, सारंगपुर में स्थित है। सारंगपुर राजगढ़ में आता है, राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। दोनों की समाधि, रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। ये दोनों याद रखना है दोस्तों। बाद में अकबर को इस आक्रमण का पछतावा हुआ। बाद में अकबर को इस युद्ध का आक्रमण का बहुत पछतावा हुआ, है ना, जम के पछतावा होने लगा उसको। तो अकबर ने इसके मकबरे पर लिखवाया, अकबर ने इनका मकबरा बनवाया, यानी मकबरे पर लिखवा दिया, मकबरे पर लिखवाया शहीद वफा। किसके मकबरे पर लिखवाया है ये? शहीद वफा लिखवाया है। तो देखो, अकबर ने बाज बहादुर की कब्र पर आशिक ए शहीद लिखाया है, आशिक ए शहीद, है ना। और रानी रूपमती की कब्र पर शहीद ए वफा लिखवाया है दोस्तों, शहीद ए वफा लिखवाया। किसने लिखवाया पूछा जा सकता है, अकबर ने लिखवाया। बाद में अकबर ने इस आक्रमण का पछतावा हुआ, उसको जम के पछतावा होने लगा कि यार मैंने वहाँ पे आक्रमण किया और वो उतनी सुंदर रानी थी और उसकी रानी थी, दोनों की प्रेम कथा एक नंबर थी, और उसने जहर खा ली, बाज बहादुर भाग गया। अब वो जाके वहाँ पे फिर उसकी कब्र में जान दे दिया। अब जान देने के बाद अकबर को पछतावा हुआ और अकबर ने बोला, आदेश दिया, बोले वहाँ पे ये लिखवाओ, बोले ये इसका क्या। तो बाज बहादुर की कब्र पे आशिक ए शहीद और रानी रूपमती की कब्र पर शहीद ए वफा लिखवाया था दोस्तों, याद रखना है। मैं आगे लिखवाया, इसका अर्थ बताया तो मैं आपको, शहीद ए वफा का अर्थ होता है वफादारी में बलिदान देने वाली, वफादारी में बलिदान देने वाली। और सही आशिक ए शहीद का मतलब यहाँ पे इसने क्या बताया है, यानी सजदे करने वाला आशिक, सजदे करने वाला आशिक। तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम कहानी रही है इनकी, है ना। तो इसके बारे में आप विकिपीडिया में सर्च मार के और जो पेपर में सर्च मार के पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हुआ था, यहाँ देख लेते हैं काम की बातें, ऐसा भी क्या हुआ था। तो देखो क्या हुआ था। मालवा अभियान के दौरान अपन ने पढ़े राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। महमूद खिलजी के मध्य युद्ध था, जिसको मैंने बताया था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध 1440 में हुआ था, मैंने बताया था ना। अभी महमूद खिलजी प्रथम पढ़ रहे थे अपन जब की बात है। तो मालवा अभियान में राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध 1440 में तो हुआ था। तो दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए, दोनों ने बोला मैं जीता, दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए और दोनों ने एक एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया दोस्तों। दोनों ने अपने अपने नाम पर एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जीत का स्तंभ का निर्माण करवाया। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया, क्योंकि राणा कुंभा मेवाड़ का शासक था, चित्तौड़ राजस्थान तरफ का। तो चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में, और महमूद खिलजी प्रथम ने मांडू के पास करवाया। लेकिन वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ मौजूद है, इसको देखा जा सकता है जाके वहां पे, है ना, मौजूद है। तो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ मौजूद है और महमूद खिलजी द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ किसी कारणवश नष्ट हो गया, इसका आता पता नहीं है, नष्ट हो गया है। तो ऐसा भी हुआ था, ये याद रखना है, थोड़ी सी जानकारी थी तो समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद हम मुगल कालीन मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। देखो, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम शासक हमने डिस्कस किए। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किए थे, किसके बारे में, दिलावर खां के बारे में। उसके बाद गौरी वंश आया, गौरी वंश के बारे में, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिए, गौरी वंश, है ना, हुसंग शाह और मोहम्मद शाह गौरी। उसके बाद खिलजी वंश भी डिस्कस कर लिए, महमूद खिलजी प्रथम, गयासुद्दीन खिलजी, नासिर शाह और महमूद शाह द्वितीय, है ना। उसके बाद अन्य शासक में हमने गुजराती शासक बहादुर शाह को देखे, फिर कादिर शाह, सुजायत खां और बाज बहादुर के बारे में डिस्कस किए। तो इस तरीके से वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम मुगल कालीन मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। देखो, मैंने एक बार वीडियो पढ़ा दिया, 10 बार वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देखें, आपके पास जो भी बुक हो ये याद रखें उसको, है ना। और बिल्कुल रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्तों, 2-4 बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।